नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज टॉपिक लाए हैं अपर्दन चक्र में व्यवधान किसके कारण होता है? नवोन्मेष के कारण। तो आज देखेंगे हम नवोन्मेष या अपर्दन चक्र में व्यवधान क्या है। किसी धरातल के अपर्दन की तीन अवस्थाएं होती हैं: तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। इन तीनों में से किसी में भी उत्थान हो जाना या निम्नीकरण हो जाना अपर्दन चक्र का व्यवधान कहलाता है। व्यवधान युक्त चक्र को बाधित चक्र कहते हैं। जब कई बार बाधा उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्रमिक या उत्तरोत्तर या बहुचक्र कहते हैं। जब किसी क्षेत्र के अपर्दन चक्र के पूर्ण हो जाने के बाद पुनः धरातल का उत्थान हो जाता है तो उसे आकस्मिक घटना कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा थोड़ा, देखिए। कोई मान लीजिए धरातल है, यकायक इस धरातल का उत्थान हो गया। यकायक हुआ या धीरे धीरे हुआ, कैसे भी हुआ, धरातल का उत्थान हो गया। उत्थान होते ही इस पे बारिश होगी या हवाएं चलेंगी तो बारिश का पानी इधर को चलेगा तो यहाँ कटाव जारी करेगा। यहाँ हवाएं चलेंगी, हवाएं भी इसका कटाव करेंगी। या हिम होता है तो हिमानी भी, हिम भी इसे क्या करते हैं, घिस घिस करके काट काट करके छोटा करते चले जाते हैं। ये उत्थान हुआ युवावस्था। जब ये कट करके छोटा हो गया प्रौढ़ावस्था, उसके बाद जीर्णावस्था और अंत में एकदम समतल मैदान हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये अपर्दन जारी हो रहा है, लेकिन अपर्दन के बाद बीच में ही ये पुनः उत्थान हो गया या इसमें निम्नीकरण हो गया। तो जो यहाँ पर नदियां बह रही हैं उनके वेग में परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो तेज हो जाए या धीम हो जाए। यही परिवर्तन अपर्दन चक्र में व्यवधान कहलाता है। या नदियों के वेग में तीव्रता या कमी आना ही नवोन्मेष कहलाता है। फिर देख लीजिए, नवोन्मेष, नव माने नया, उन्मेष माने उत्थान हो जाना। या ये कहें कि नदियां इस क्षेत्र में नए रूप में आ जाती है। जैसे धीरे धीरे चल रही थी, अब तीव्र गति से चलने लगती है। अर्थात उसमें नयापन आ जाना ही, किसी धरातल के अपर्दन चक्र में नयापन आ जाना ही नवोन्मेष या रिजुवेनेशन कहलाता है। ये नवोन्मेष मुख्य रूप से तीन आधारों पर विभाजित किया जा सकता है: गतिक नवोन्मेष, सुस्थैतिक नवोन्मेष और स्थैतिक नवोन्मेष। गतिक नवोन्मेष या डायनेमिक, सुस्थैतिक यूस्टैटिक, स्थैतिक यानी स्टैटिक। अब देखते हैं कि गतिक क्या है। गतिक नवोन्मेष चट्टानों में जो उन्मेष हो जाता है, ऊपर उठ जाती हैं, या उसके नदियां जो अपर्दन काम कर रही हैं वो डायरेक्ट प्रौढ़ावस्था से युवावस्था में आ जाती हैं या युवावस्था से वृद्धावस्था में आ जाती हैं। तो किस कारण होता है? गति के कारण। गतिक में आस्थल खंड में उत्थान, आस्थल खंड में झुकाव और सहायता निकास का नीचा होना, अर्थात ये गतियों के कारण हो रहा है। गतियां किस तरह से? धरातल की गतियों के कारण जब होता है तो उसे गतिक नवोन्मेष कहते हैं। देखिए, मान लीजिए चट्टान थी और चट्टान का कोई हिस्सा ऊपर उठ गया, तो ये अब युवावस्था की तरफ बढ़ गया। मान लीजिए वृद्धावस्था में था कि ये ऊपर उड़ गया, इसका ढाल तीव्र हो गया, यहाँ भी अपर्दन चक्र हो गया, नदियां चलेंगी तो अब तीव्र गति से चलेंगी।
के स्थल खंड में उत्थान हो जाने के कारण भी नदियों के वेग में तीव्रता आ जाती है, नयापन आ जाता है। तो ये गति का उदाहरण है। स्थल खंड में उत्थान हो जाता है तो ये स्थल आकृति पुनः अपने अगले अवस्था में पहुंच जाती है या अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच जाती है, प्रौढ़ावस्था से युवा अवस्था में पहुंच जाती है। स्थल खंड में झुकाव, मान लीजिए ये स्थल खंड था, अब कोई भाग नीचे की धंस गया या ऊपर को उठ जाता तो ये झुक जाता है। अब झुक जाए, यहाँ पर समतल था तो यहाँ नदियां धीरे धीरे बहती है, लेकिन यहाँ झुकाव हो गया तो अब नदी का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब उसमें नवोन्मेष आ जाता है, नयापन आ जाता है, तीव्रता बढ़ जाती है। तो ये स्थल खंड के झुकाव के कारण भी होता है। सहायता निकास का नीचा होना, नदी यहाँ से आ रही है, अब पता चला ये जल से भरा हुआ है, ये धीरे धीरे यहाँ बह के पहुंचेगी। लेकिन गर्मियों के महीने में या किसी समय किसी कारणवश बांध का पानी खुल गया या सूखा पड़ गया, अब कभी नदी बहेगी तो यहाँ पर तीव्र गति से बहने लगेगी या इसका जल नीचे भूगर्भ में चला गया तो ये जलाशय जहाँ पर नदी जाकर मिल रही है वो अगर नीचे हो जाएगा तो यहाँ भी नदियों का वेग क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो सहायता निकास का नीचा हो जाना, जहाँ पर पानी जा रहा है वो अगर नीचे हो गया तब भी उसमें वेग में वृद्धि हो जाएगी। ये गति के कारण होता है। स्थल खंड में उत्थान, फिर स्थल आकृति की झुकाव और सहायता जल निकास का क्या हो गया, नीचा हो जाना, अर्थात यहाँ था अब थोड़ा सा नीचे हो गया, अब यहाँ पर अपरदन तीव्र गति से हो गया। अगला होता है सुस्थैतिक नवोन्मेष। सुस्थैतिक में दो कारण हो सकते हैं, हिमीकरण और हिम द्रवीकरण। धरातल पर देखा क्या गया है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो या ध्रुवीय क्षेत्र हो, वहां पर हिम जमा रहती है, बर्फ जमी रहती है धरातल पर। लेकिन पता चले कभी गर्मी का मौसम है तो यहाँ कम हिम हो जाती है, हिम पिघल करके कहाँ पहुंच जाती है, सागरों में पहुंच जाती है। सागर तल ऊंचा हो जाता है, जब ऊंचा होता है तो नदियां यहाँ आकर के मिलेंगी तो थोड़ा वेग कम होगा इसका, इस जगह पर इसका वेग, नदियों का वेग क्या होता है, कम होगा और धरातल का कटाव कम करेगी। लेकिन कभी कभी होता है कि यहाँ पर ध्रुवों पर या हिम टोपियों, पर्वत टोपियों पर हिम ज्यादा जमा हो जाती है। तो हिम क्या है, एक प्रकार से पानी ही होता है। वायुमंडल के जलवाष्प आकर के यहाँ पर जमा हो गई, बर्फ बन गया, तो अब वायुमंडल की जितनी जलवाष्प थी यहाँ आ गई, अब वर्षा नहीं होगी। अब यहाँ वो जलवाष्प की कमी हो जाएगी, समुद्रों से, विभिन्न प्रकार के जलाशयों से, झीलों से, नदियों से, तालाबों से, कुओं से जलवाष्प ऊपर उठता रहेगा, तो यहाँ का जल स्तर कम हो जाएगा। जब सागरों का जल स्तर कम हो जाएगा हिम के कारण, तब भी इसमें नवोन्मेष आ गया, अर्थात ये लग रहा है कि सागर नीचे हो गया तो स्थलखंड ऊपर दिख रहा है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि स्थलखंड ऊंचा हो गया। अब यहाँ भी नदियों का वेग तीव्र हो जाएगा क्योंकि जल स्तर नीचे चला गया, अतः धरातल में नवोन्मेष की स्थिति आ जाती है। हिम जमाव के कारण सागर तल नीचा हो जाता है, जिससे यहाँ पर नवोन्मेष की स्थितियां आ जाती हैं। ढाल तीव्र दिखेगा, नदियों का वेग तीव्र हो जाएगा। हिम द्रवीकरण, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगा, जिसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहा जाता है। यहाँ पर हिम पिघलने लगी, यहाँ पर मान लीजिए हिम था, सागर तल इतना था, अब गर्मी बढ़ी और हिम पिघल करके कम हो गई और ये पानी बह बह के कहाँ पहुंचेगा, सागरों में पहुंचेगा। तो सागरों का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा, जलाशयों का जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। तो अब यहाँ जहाँ पर तीव्र गति से नदी बह रही थी, ढाल तीव्र था, अब क्या हो जाएगा, ढाल कम हो जाएगा क्योंकि उत्थान पानी में हो गया, जल में उत्थान हो गया और नदियाँ यहाँ धीरे धीरे बहने लगेंगी।
अतः हिम द्रवीकरण के कारण भी अपर्दन चक्र में व्यवधान होता है। धरातल में उत्थान और निम्नीकरण हिमीकरण के प्रभाव के कारण भी दिखाई देता है, चाहे वो हिमीकरण हो चाहे हिम द्रवीकरण हो। हिम जमा होगा तो सागर तल कम हो जाएगा। हिम क्या होगी, जब पिघल जाएगी तो सागर तल ऊंचा हो जाएगा। अगला है एस्थेटिक या स्टैटिक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नदी के आयतन में वृद्धि होती है। किसके कारण होती है? नदी अवसाद में कमी। इसका जो नदियों का वेग होता है, नदियों का वेग तीव्र होता है तो स्थलखंड का कटाव ज़्यादा करती हैं, वेग कम होता है तो कटाव कम करती है। देखिए, नदी अवसाद में कमी। अगर नदी के जल में अवसाद ज़्यादा है, यहाँ कंकड़ पत्थर भूसा मलबा हो गया, इतना गाढ़ा हो गया कि नदी धीरे धीरे बह रही। अवसाद ज़्यादा होता है तो नदियाँ अपर्दन कम करती हैं, उनका वेग कम होता है क्योंकि इसमें गाढ़ापन ज़्यादा हो जाता है और ये अपर्दन करने की क्षमता खो देती है। क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ नदियों के अवसाद में कमी आ गई, कम अवसाद हो गए, तो अब ये नदी का वेग तीव्र गति से बढ़ेगा और रास्ते में मिलने वाली चट्टानों मिट्टियों इत्यादि को घोल करके अपने साथ बहाकर ले जाने लगती है। अतः नदियों का वेग उसके अवसाद पर निर्भर करता है। अवसाद ज़्यादा है तो वेग कम रहेगा, अपर्दन कम होगा, और अवसाद कम है नदियाँ वेग से चलेंगी और अपर्दन ज़्यादा करेंगी। फिर जल आयतन में वृद्धि, जैसे गर्मियों के महीने में नदियों में पानी कम होता है तो धीरे धीरे किसी एक पतली धारा के रूप में बहेंगी तो अपर्दन कम करेंगे, वेग भी धीरे धीरे रहेगा। लेकिन वही बरसात का समय आ गया, खूब बारिश हुई, नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़े बड़े पत्थरों को क्या करेगी, बहा ले जाती है, अपर्दन ज़्यादा करती है। अतः नदी के जल में या नदी के अंदर कितना पानी है, कितना जल है, वो भी प्रभावित करता है धरातल के अपर्दन को। पानी ज़्यादा रहेगा तो अपर्दन ज़्यादा करेगी, वेग ज़्यादा होगा, पानी कम रहेगा तो वेग कम होगा, अपर्दन भी कम करेगा। सरिता अपहरण से जल में वृद्धि। कभी कभी क्या होता है कि नदियाँ अपर्दन करते 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 ये यहाँ पर्वत कटक है, इधर पर्वत कटक है, इधर पर्वत कटक है, मान लीजिए इधर से नदी निकलेगी, इधर का पानी आएगा, इधर पे नदी आ जाएगी, इधर का पानी इधर आएगा और इधर को जा रही है, समांतर बह रही है। लेकिन कभी कभी होता है कि इधर की भी नदियाँ इधर की भी नदियाँ मिल करके धीरे धीरे कटाव करते 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 इधर पूरा अपरदित करके इसका जल यहाँ से पहले यहाँ से इधर को आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर इधर से आएगा, फिर इधर से आएगा, पता चले इस नदी का पानी जो इधर को जा रहा था अब इधर को कटाव करके आने लगा। जो दूसरी नदी है, जो मूल नदी में कोई सहायक नदी किसी दूसरी नदी का जल अपने में प्रवाहित करने लग जाती है तो उसे सरिता अपहरण या नदी अपहरण कहते हैं। ये पहले इधर को बह रही थी लेकिन इसका ढाल अधिक होने के कारण, कटाव अधिक होने के कारण अब ज़्यादा इसका जल इसमें आने लगता है तो सरिता जल का अपहरण हो जाता है। अब इसका भी जल इसमें आने लग गया तो अब इसके जल में वृद्धि हो जाएगी। जल में जब वृद्धि हो जाएगी तब भी वो अपर्दन ज़्यादा करेगी, उसका वेग ज़्यादा हो जाएगा, अतः नवोन्मेष हो जाएगा। नदियों के आकार में, वेग में वृद्धि हो जाती है। तो ये हुआ, देखते हैं नवोन्मेष, गतिक नवोन्मेष, जिसमें स्थलखंड में उत्थान, स्थलखंड में झुकाव के कारण और नदियों का जो जलाशय है जहाँ पर जाके मिल रही है उसका नीचा हो जाने से भी नवोन्मेष की स्थिति आ जाती है। हिम जमाव के कारण भी सागर तल में कमी हो जाती है जिससे नवोन्मेष की स्थिति आ जाती है, या ढाल ज़्यादा हो जाएगा, नदियों का वेग ज़्यादा होगा, अपर्दन तीव्र गति से होगा। इसमें हिम ज़्यादा हो गया या हिम क्या हो रहा है, इसमें द्रवीकरण हो, हिम द्रवीकरण हो जाएगा, सागर तल में उत्थान हो जाएगा। तो
यहाँ पर जो पहले नदियाँ युवावस्था में थी तो वृद्धावस्था में आ जाएंगी, मतलब उसका वेग कम हो जाएगा। अवसाद में वृद्धि होती है तो वेग कम होता है, अवसाद में कमी आ जाएगी, वेग ज़्यादा हो जाएगा। फिर पानी कम है तो इसका वेग कम होता है, पानी ज़्यादा होगा वेग ज़्यादा होगा, अपरदन ज़्यादा होगा। सरिता अपहरण से जल में वृद्धि भी, दूसरी नदियों का जल इसमें आकर मिल जाता है तो ज़्यादा हो जाएगा और नवोन्मेष की स्थिति आ जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को नवोन्मेष की स्थितियाँ आ गई होंगी। कभी कभी परीक्षाओं में लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे BA, BSc, MA, MSc या और PCS, IAS के एग्जामों में नवोन्मेष पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जाते हैं, नवोन्मेष के कौन से कारण हैं, कौन सी परिस्थितियां हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।